बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे चैनल सिद्रा की कहानियां में आप सबको खुश आमदीद। शोहर ने गुस्से में तलाक दे दी तो पूरे घर में कहराम मच गया। मेरी बड़ी नंद मेरी भाभी भी थी, इसलिए सास ने इस डर से कि इसको भी तलाक न हो जाए मेरी शादी जबरदस्ती घर के अंदर एक दरख्त से करवा दी और दरख्त के पास बने कमरे में बंद कर दिया। ये हरकत बिल्कुल पागलों जैसी थी। मैं बहुत चीखी और थक कर बिस्तर पर लेट गई, लेकिन जैसे ही रात के 12 बजे मेरी रूह कांप गई जब दरख्त के पास। हमारा गांव बहुत खूबसूरत सरसब्ज जरखेज है। ये बस्ती पंजाब का नहरी और दरियाई इलाका था। तमाम खिता अपनी जरखेजी में बेमिसाल था। हमारे घर में 3-4 कमरे थे, मगर उनसे डबल कमरे पर खुला हिस्सा था और वही हमारी सरगर्मियों का मरकज होता। धूप के मुखालिफ रुख पर दिन में चारपाइयाँ खींच ली जाती और सब्जी काटना, मेलजोल पढ़ना लिखना सब वहीं होता। अम्मा ने एक छोटा सा तंदूर भी बनाया हुआ था और रात की रोटी तो लाजमी उसी पे बनती थी। वहीं एक जानिब भूरी अपने कट्टे के साथ बंधी होती, इसकी खातिर मदारत सुबह की किरण उगने से ही शुरू हो जाती। जाहिर है कि उसके दूध से ही हमारे घर के सब लोगों का रिस्क वाबस्ता था। भूरी के दूध को उबालकर मक्खन निकालकर अम्मा सुबह पराठों पर डालकर सबको देती। वहीं एक जानिब खड़े कपड़े धुलते। हम बहनों ने भी बहुत जल्द अम्मा का हाथ बटाना शुरू कर दिया था। बड़े होते होते हम दोनों में घरदारी पूरी तरह आ चुकी थी और इसी तरह हमारे दोनों भाई भी पढ़ाई के साथ साथ जमींदारी में अब्बा का साथ देते और जवान हो गए। तालीम हमारे माँ बाप ने हमको मुनासिब हद तक की दिलवाई थी। यही वजह थी कि दोनों भाई कुछ जदीद तरीके भी काश के इस्तेमाल करने लगे और इसी वजह से अब हमारे घर के माशी हालात पहले से काफी अच्छे हो चुके थे। खुले सहन को भाइयों ने मार्बल लगवाकर पक्का करवा दिया। भूरी के लिए एक अलग कच्चा अहाता बनाकर उसका दरवाजा बाहर की सिमत कर दिया और अब इस अहाते में 3 भैंसें थी जिनकी देखभाल के लिए एक बंदा रख लिया गया था। अब गांव में हमारे घर की काफी इज्जत थी। लोग हमारे भाइयों की मेहनत और लगन के गुण अक्सर गाते और औरतें भी जब अम्मा से मिलने आती तो कुछ ना कुछ सौगात ले आती और बातों बातों में मेरे भाइयों का पूछती और तारीफ करती। अम्मा ये सब समझ रही थी। वो जानती थी कि उनके जवान घबरू और मेहनती बेटों को हर कोई अपना दामाद बनाना चाहता है, मगर मसला ये भी था कि हमारे यहाँ बटे सट्टे की शादी होती थी। वैसे तो अम्मा जिस घर में भी भाई के रिश्ते का पैगाम भेजती वो लोग खुशी से कबूल कर लेते, मगर उसे तो ऐसा घराना देखना था जहाँ उसकी बेटी भी सुख से रह पाए। मेरे भाई जवान हो चुके थे और साथ ही हम बहनें भी शादी की उम्र को पहुंच गई। वैसे भी हम सब बहन भाइयों की उम्रों में साल साल का ही फर्क था। इसी वजह से अम्मा इसी इंतजार में थी कि दोनों भाइयों का रिश्ता ऐसे घर में किया जाए जहाँ से बदले में हम बहनों के रिश्ते भी मिल जाएं। और इसी वजह से वो सब समझते हुए भी खामोश थी और इसी इंतजार में थी कि चारों बच्चों के लिए कोई ऐसे रिश्ते मिल जाएं जहाँ से वो अदले का बदला कर ले और मुनासिब भी हो। इन्हीं दिनों मेरी खाला जो दूसरे गांव में रहती थी हमारे घर आई। उन्होंने मेरी बहन के लिए अपने बेटे का रिश्ता मांगा, बदले में मेरे भाई के लिए अपनी बेटी का वटा किया। यूँ मेरी एक बहन और भाई का रिश्ता हो गया, मगर शादी के लिए अम्मा ने वक्त मांगा क्योंकि वो चाहती थी कि बाकी 2 बच्चों के भी रिश्ते मिल जाएं तो सबकी साथ ही शादी कर दे। मगर काफी महीने गुजरने के बाद ऐसा कोई जोड़ न मिला। मेरी और मेरे भाई के अदले बदले में शादी कर दी जाती। दूसरी जानी मेरी खाला को शादी की जल्दी थी। वो देख रही थी कि हमारी तरफ से काफी देर है। एक दिन खाला अम्मा से मिलने आई तो उनके साथ उनके ससुराल रिश्तेदार और एक औरत भी थी। वो कुछ देर बैठकर इधर उधर की बातें करती रही और हम दोनों बहनों ने अम्मा की हिदायत पर अच्छे खाने का एहतमाम किया। वो लोग एक रात हमारे घर रहे, सबने खूब बातें की। सुबह खाला रुखसत हुई तो उनके रिश्तेदार औरत ने अम्मा को बहुत इसरार करके अपने घर आने की दावत दी। अम्मा ने मुरव्वत में कबूल भी कर ली। कुछ दिनों बाद अम्मा जब खाला के यहाँ गई तो वो उन्हें आगे अपनी उसी रिश्तेदार के यहाँ भी ले गई। वहां से आके अम्मा ने कहा कि इस औरत जिसका नाम नजीरा था, इसकी बेटी और बेटा अम्मा को पसंद आ गए हैं और वो उन लोगों के साथ वटा सटा करना चाहती है। कि दरअसल मेरी खाला का ही मंसूबा था। वो यही चाहती थी कि उनकी बहन दूसरे बच्चों का भी वटा सटा ढूंढ ले ताकि वो भी अपने बच्चों की शादी कर सके। इस तरह मेरा और मेरे भाई का रिश्ता तय हो गया और 6 माह में शादी के दिन भी रख लिए गए। हमारे घर में खुशहाली थी और पैसे की कोई कमी न थी। दोनों भाई गाड़ी खरीद चुके थे। वो अम्मा और हम बहनों को करीबी शहर ले जाते और हमें हमारी पसंद की चीजें दिलवाते। हमें बहुत सारी तैयारी करनी थी। अम्मा को 2 बेटियों का जहेज और 2 बेटों की बड़ी तैयार करनी थी, जिसके लिए हमने खूब बाजारों के चक्कर लगाए और फिर कपड़ों की सिलाई, दुपट्टों पर कढ़ाई और दूसरे बेशुमार काम थे। इन्हें करते करते कब ये 6 माह खत्म हो गए पता भी ना चला और शादी के दिन आ पहुंचे। अम्मा ने बड़ी शानदार मेहंदी की और सारे ही गांव को दावत दी। हमारे घर एक हफ्ते से ही ढोल रख दिया गया था और लड़कियों ने खूब उधम मचाया हुआ था। मेरे दोनों भाई हसीन घबरू नौजवान थे और बहुत ही प्यारे लग रहे थे। आखिर शादी का दिन भी आ गया। एक दिन ही 4 शादियां अंजाम पाई। हम दोनों बहनें ब्याह कर अपने ससुराल को रुखसत हुई और उन घरों की बेटियां रुखसत होकर हमारे मैके को आबाद करने चली आईं। जब मैं रुखसत होकर ससुराल पहुंची
और घर में कदम रखा तो मुझे धचका लगा। मैंने तो यही सोचा था कि मेरा ससुराल भी मेरे मैके की तरह खाते पीते तर्ज का ही खानदान होगा, मगर घर की बैरूनी और अंदरूनी हालत काफी खस्ता हाली थी। घर का सहन भी कच्चा था और कोई खास सामान भी नजर न आता था। खैर, मेरा अच्छे से इस्तकबाल किया गया और मेरे कमरे में बिठा दिया गया। मेरा कमरा खूब सजा हुआ था। जाहिर है, ये सब सामान मेरे माँ बाप का ही दिया हुआ था। इसके अलावा कमरे में कोई सजावट नहीं की गई थी। मेरी नजरों के सामने मेरे भाइयों के कमरे घूम रहे थे, जिनको वो दोस्तों के साथ मिलकर 15 दिन से सजा रहे थे, और अब कितनी खूबसूरती से सजे दुल्हनों के मुंतजिर थे। यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं नजर आता था। मेरी सास मुझे छोड़कर फौरन अपने कमरे में चली गई और बेटी रुखसत करके उनका दिल भारी हो रहा था। मैं घंटों अपने कमरे में अकेली बैठी अपने शोहर का इंतजार करती रही। मुझे ऐसे रूखे पीके इस्तकबाल की तो उम्मीद न थी। मैं पूरे वक्त यही सोचती रही कि अम्मा ने क्या देख के मेरी यहाँ शादी की है। क्या सिर्फ इसी वजह से कि मेरी भाभी खूबसूरत थी? तो क्या मेरी माँ ने बेटी के बारे में कुछ नहीं सोचा? मेरी आंखों में बेख्तियार आंसू आ गए और मेरे तसव्वुर में अपने मैके का घर घूम रहा था। मैं तसव्वुर में देख रही थी कि मेरी भाभीयों का कैसा इस्तकबाल होगा और अम्मा ने कैसे नजर उतारी होगी, सदके भी दिए होंगे, और फिर वो दुल्हनें मेरे हसीन और खूबसूरत भाइयों की मोहब्बत की हकदार होंगी। और वो कितनी खुशकिस्मत थी, और एक मैं थी जो यहाँ बैठी इंतजार की आग में झुलस रही थी। रात गए मेरी सास कमरे में आई और मुझे पूछा कि भूख है तो कुछ खाने को ला दूं। मैंने एक कप चाय का कह दिया। चाय पीकर मेरे दुखते हुए सर को कुछ सुकून मिला और उसके साथ ही कदमों की चाप उभरी। मेरा शोहर कमरे में दाखिल हुआ। मैंने जल्दी से घूंघट दुरुस्त किया और सीधी होकर बैठ गई। उसने बेरुखी से कहा, ये सब ड्रामे करने की जरूरत नहीं है। एक डबिया मेरे ऊपर उछाल दी और कहने लगा कि अम्मा ने दी है, इसमें तुम्हारी मुंह दिखाई है, उठा लो और ये सब ताम झाम उतार के रखो। उसने मेरे सिगार और जेवरात पर तमस्खुराना नजर डाली। मैं तो उसके लहजा और अंदाज़े गुफ्तगू सुनकर ही हैरान थी। मुझे यकीन ही नहीं आ रहा था कि मेरी अम्मा ने अपनी बेटे के लिए ये रिश्ता देखा है। मैं तो ऐसी कोई कहीं गुजरी भी नहीं थी जो ये नौबत आती। मैंने घूंघट पीछे किया और नजर उठाकर अपने शोहर को देखा। वो एक कबूल सूरत इंसान था, मगर उसके चेहरे पर एक करख्तगी थी और जबान की करवाहट तो मैं देख ही चुकी थी। शादी के 1 माह के ही मेरे सारे अरमान और सुनहरे ख्वाब आंसुओं में बह गए। मेरी सास एक मीठी छुरी किस्म की औरत थी, मगर अंदर से इतनी ही चालाक और मक्कार थी। मेरे मैके की खुशहाली और भाइयों की खूबसूरती के किस्से सुनकर उसने पहले मेरी खाला और फिर मेरी अम्मा को अपने लच्छेदार बातों के जाल में फंसाया, और फिर अपनी बेटी को मेरे भाई से ब्याह दिया, जबकि अपने बबूल के कांटे जैसे बेटे के लिए मुझे मांग लाई। मैं जब कभी अपने घर जाने की इजाज़त की बात करती तो मेरी सास मुझे कहती, हमारे यहाँ रिवाज नहीं है, बहुएं कहीं नहीं जाती। मेरी बेटी कभी आई है यहाँ रहने के लिए? तो मैं चुप हो जाती। मेरे साथ तो मेरे साइड लेने के लिए मेरा शोहर भी नहीं था जिससे मैं कोई बात करती। पता नहीं मुझे किस गुनाह की सजा मिल रही थी। यहाँ मुझे मोबाइल रखने की भी इजाज़त नहीं थी, जो मैं रख लेती या अपने घर वालों से बात करती। 1 महीने में तो मेरी इतनी बुरी हालत हो गई कि मेरा दम घुटने लगता था। रात के वक्त मैं बेड पर बैठी हुई थी कि मेरा शोहर मेरे कमरे में आया और कहने लगा, इतनी रात तक क्यों जागती हो? मैं तो देर से घर आता हूँ। तुम्हारा क्या काम है इतनी रात तक जागने का? क्या करती रहती हो? उसकी बातें सुनकर मैं डरने लगी। कहा, कुछ भी नहीं, बस आपका इंतजार कर रही थी। आप काफी देर से घर आते हैं। 1 महीने में मुझे ये तो मालूम हो गया था कि वो किस कदर गुस्से का तेज था। उसके सामने अब मैं डर कर बात करती थी, कभी भी खुलकर बात न करती। वो जो पूछता मैं शराफत से जवाब दे देती। मैं भी खड़ी हुई थी और वो मुझे गुस्से में घूरता हुआ बेड पर जाकर लेट गया। मैं कमरे से बाहर चली गई। मुझे आज अपने घर वालों की बहुत याद आ रही थी। वहां पर कैसे मैं मजे से रहती थी, कोई कुछ कहने वाला नहीं था। मैं सहन में लेके दरख्त के पास बैठी रो रही थी। आंसू थे कि थमने का नाम ही नहीं लेते थे, और गुजरते लम्हात आंखों के सामने फिल्म की तरह चल रहे थे। अचानक मेरी सास आई और कहने लगी, ए लड़की, पागल है क्या? अपने कमरे में जा। इतनी रात को यहाँ क्यों बैठी है? जानती तो है, अगर इतनी देर तक कमरे से बाहर रहेगी तो तेरा शोहर तेरा सत्यानाश कर देगा। मैंने कहा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे जहनी सुकून ना हो तो कोई मारे या पीटे, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरी सास कहने लगी, अभी तुम अपने कमरे में जाओ और यहाँ मत बैठो। मैं उठकर कमरे में आ गई। मेरा शोहर कोई बुक पढ़ रहा था। मुझे हैरत हुई कि ये शख्स किताबें भी पढ़ता है। किताबें पढ़ने का तो मुझे बचपन से शौक था, और उसके पास और भी किताबें पड़ी हुई थी। वो इस कदर किताब पढ़ने में मगन था। मैंने धीरे से उसके पास से किताब उठा ली और बेड पर जाकर पढ़ने लगी। शायद वो किताब पढ़ने में मगन था, इसी वजह से उसने मेरी गैर मौजूदगी को महसूस नहीं किया। किताब पढ़ते हुए मुझे भी वक्त का पता नहीं चला। वो तो किताबों में ही मगन था, जैसे कोई गहरा मुतायरा कर रहा था। न जाने कब मैं नींद की वादी में चली गई। सुबह जब मेरी आँख खुली तो मैं बेड पर सो रही थी और मेरे ऊपर कंबल था। मुझे हैरत हुई, क्योंकि मुझे अपने शोहर से तो ये उम्मीद नहीं थी। फिर ये कौन कर सकता था? मुझ में इतनी हिम्मत नहीं थी कि अपने शोहर से सवाल जवाब करूं।
कुछ पूछती। वो सो तो रहे थे, मैं उठी, वज़ू किया और फजर की नमाज़ पढ़ी। उसके बाद किचन में जाकर नाश्ता बनाने लगी। इसी असना में मेरा शौहर नीचे आ गया और कहने लगा कि मुझे नाश्ता दे दो, पहले ही देर हो गई है। बंदा सुबह उठता है तो उठा तो देता है। मैंने कहा आप काफ़ी देर तक रात को जागते रहे, मैंने इसी वजह से नहीं उठाया। वो कहने लगा कि आइंदा ऐसी गलती मत करना और उठा देना। मुझे आज उसका रवैया बदला-बदला लग रहा था। वो जल्दी से नाश्ता करके चला गया। आज तो दिन की शुरुआत ही अच्छी थी। मुझे लग रहा था कि आज अच्छा दिन गुजरेगा। दोपहर के वक्त मेरे भाई और भाभी आए तो मैं उन दोनों को देख रही थी। शादी को काफ़ी महीने गुजर गए थे, पर मेरा भाई आज पहली बार मेरे घर आया था। न जाने क्यों उसे देखकर मेरे आंसू निकल आए। मैं अपने भाई के आने पर उसके सीने से लगकर रोने लगी। वो परेशान हो गया और कहने लगा, क्या हुआ है, तुम खुश नहीं हो क्या? इस दौरान मेरी नज़र मेरी सास पर पड़ी, जो मुझे गुस्से से घूर रही थी। मैंने अपने आंसू साफ करते हुए भाई को कहा कि मैं बहुत खुश हूँ, बस आपकी याद आ रही थी, और तो कुछ नहीं। कहने लगा, पागल, ऐसे थोड़ा रोते हैं, तुम आया जाया करो कभी कभी। पर तुम्हारी सासू माँ तो कह रही थी कि तुम्हारा दिल ही नहीं करता अपने घर आने का। तुम भी बिल्कुल मेरी बीवी की तरह हो। भाई की बातें सुनकर मुझे सास पर गुस्सा आया। न जाने मेरे भाई को क्या क्या उसने बता रखा था। मेरा भाई मुझे मुस्कुराते हुए देखने लगा और कहने लगा, आप रहने कब आओगी, तुम तो फुप्पो बनने वाली हो। अपने भाई की बात सुनकर मैं एकदम से खुश हो गई और अपनी भाभी को गले से लगाकर उन्हें मुबारकबाद देने लगी। वो कहने लगे, हम चलते हैं, क्योंकि हम हॉस्पिटल से सीधा इधर ही आए हैं, सोचा आपको बताकर जाएं। वो लोग थोड़ी देर बैठे और फिर चले गए। अचानक मुझे ख्याल आया कि मेरी तो अभी कोई औलाद के औसार नजर नहीं आते। मेरी शादी तो उनके साथ ही हुई थी। अब मुझे डर लगने लगा कि मेरी सास मुझसे ये सवाल ना करे, क्योंकि मैं हर बात का जवाब दे सकती थी। इस बात का बस यही जवाब था कि ये तो खुदा की देन है, और जिसका डर था वही हुआ। एक रात मेरे शोहर ने मुझसे सवाल कर डाला कि हमारी क्या कोई औलाद नहीं होगी। उसका लहजा बहुत बुरा था। मैंने कहा, जब खुदा की मर्जी होगी तो हो जाएगी, मेरे बस की बात तो नहीं। इस बात पर उसने मजीद कोई बहस नहीं की। मुझे काफी गुस्सा आया। अब उसका रवैया हर वक्त मेरे साथ बुरा होता जा रहा था। हर बात में गलतियां निकालता और मेरे हर काम को गलत कहता। मैं भी इंसान थी, आखिर कब तक बर्दाश्त करती। एक दिन मैं उसे झगड़ने लगी। उसने गुस्से में आकर मुझे थप्पड़ मार दिया, और इस दिन मुझे लगा कि ये मेरी जिंदगी का सबसे अजियतनाक दिन था। मैंने खामोशी इख्तियार कर ली। कुछ खाने को भी दिल न करता, बस कमरे में बंद पड़ी रहती। वो मुझे कुछ कहता तो मैं उस बात का कोई जवाब न देती, बस कमरे में ही पड़ी रहती। मेरे सिर में हर वक्त दर्द रहने लगा। मेरी सास खाना रख जाती और बातें सुना जाती। एक दिन मेरा शोहर कहने लगा, बंद करो ये ड्रामा, क्या 2 महीने से मैं देख रहा हूँ कमरे में पड़ी रहती हो, किसी काम का कोई होश नहीं है तुम्हें, बंद करो अपना ये मातम। मैं भी गुस्से से भरी पड़ी थी। मैंने कहा, क्या समझते हैं आप मुझे कुछ भी कह लेंगे और मैं बर्दाश्त करूंगी, मैं कोई लावारिस नहीं हूँ। मैंने गुस्से में कहा, पर वो गुस्से में वो अल्फाज बोल गया जिनकी मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। मेरी जबान एकदम से रुक गई। मैं उसके पीछे हो गई। उस शख्स ने मुझे तलाक दे दी। जब ये बात मेरे कमरे से बाहर मेरी सास तक पहुंची तो घर में कहराम मच गया। मेरी सास को अपनी बेटी की परेशानी लग गई। अगर मेरे भाई को पता चल जाता तो मुझे उसने तलाक दे दी है, तो वो भी मेरे नंद को अपने साथ ना रखते। और मैं रोती हुई बस कह जा रही थी कि मुझे अपने घर जाना है, पर मेरी सास ने मुझे कमरे में बंद कर दिया और कहीं जाने नहीं देती। एक दिन वो कहने लगी कि तुम अभी इस घर की बहू। मैंने कहा कि मैं अब नहीं हूँ, आपका बेटा मुझे तलाक दे चुका है। मेरी सास कहने लगी कि तुम्हारी शादी दरख्त से कर दी है। उन्होंने ये कहकर मुझे दरख्त के साथ वाले कमरे में बंद कर दिया। मैं इस कमरे में बहुत चीखी, पर यहाँ तो शायद सारे ही पत्थर दिल थे। एक दिन मैं बेहोश हो गई। मुझे न जाने क्या होता जा रहा था। मैं अपने बस में नहीं थी, शायद मैं पागल होती जा रही थी। मेरी हालत बहुत खराब रहने लगी और मेरी सास खाने पीने की चीजें दे जाती। मुझे अपनी सास पागल लगने लगी थी। भला दरख्त के साथ भी शादी हो सकती है? ये तो पागलों वाली हरकत थी। मेरा दम घुटने लगता। एक रात मेरी सास खाना दे गई, मैंने ना खाया और मैं बेड पर लेट गई। अचानक मुझे महसूस हुआ कि मेरी सास दरवाज़ा बंद करके नहीं गई। मेरा सिर चकरा रहा था। मैं उठी और देखा, दरवाज़ा खुला था। रात के 12 बजे का वक्त था। जब मैं दरख्त के पास गई तो मुझे हैरत हुई। वहाँ मेरा शौहर बैठा रो रहा था। वो मुझे देखता हुआ एकदम से मेरे पास आया और कहने लगा कि ऐसा नहीं हो सकता कि तुम फिर से मेरी हो जाओ। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, और तुम्हें खुद से दूर करना मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती है। प्लीज़ मुझे इस गलती के लिए माफ़ कर दो। कुछ करो, तुम मेरी हो जाओ। मैं तुमसे मोहब्बत करने लगा हूँ, और मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। और एंड शिट, पता नहीं वो न जाने क्या-क्या बोल रहा था। अचानक ही मेरा सर चकराया और मैं वहीं ज़मीन-बोस हो गई। उसके बाद मुझे कहीं का होश न रहा कि मैं किधर थी, क्यों गई और मैं कहाँ पर थी। जब मेरी आँख खुली तो मैंने खुद को अस्पताल के कमरे में पाया। मेरी नज़र उस शख्स पर गई जिसने मेरे हाथ पर अपना हाथ रखा हुआ था और ऊपर पेशानी टिकाई हुई थी। मैंने एकदम से उसके हाथ से अपना हाथ खींचा। वो एकदम ऊपर हुआ
और मेरा हाथ पकड़ के कहने लगा, छुड़वाओ मेरे हाथ को अपने हाथ से, जानती हो ना, एक बार ये हाथ छोड़कर मैंने बहुत तकलीफ झेली है, पर अब ऐसा हरगिज नहीं होगा। किस्मत हमें जुदा नहीं करना चाहती, जानती हो ना, हम साथ ही अच्छे लगते हैं। हमारी किस्मत भी चाहती है कि हम एक साथ रहें। इस वक्त मुझे वो कोई पागल लग रहा था, जैसे वो बहकी बहकी बातें कर रहा था। मैंने कहा, क्या हुआ, मैं आपकी बीवी नहीं हूँ, मुझसे दूर रहें। वो कहने लगा, किसने कहा कि तुम मेरी बीवी नहीं हो? मैंने कहा कि आपने खुद अपनी मर्जी से ही ये रिश्ता खत्म किया है, अब कोई हक नहीं है। वो कहने लगा कि तुम अभी मेरी बीवी हो। मैंने हैरत से देखते हुए कहा कि ऐसा क्यों बोल रहे हैं? वो कहने लगा कि प्रेग्नेंट औरत को तलाक नहीं होती, और जानती हो कि तुम प्रेग्नेंट हो, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? जानती हो, मुझे एक पल भी तुम्हारे बिना सुकून नहीं मिला। मैं हर वक्त, हर लम्हा तुम्हें याद करता था, और जो दिन तुम्हारे बिना गुजरे वो बहुत ही अजियतनाक थे। पर आज मैं वादा करता हूँ कि मैं तुम्हारा बहुत ख्याल रखूंगा, और अपने होने वाले बच्चे का भी। जानती हो, अम्मा बहुत शर्मिंदा है, उन्होंने जो किया वो तुमसे माफ़ी मांगना चाहती हैं, उन्हें माफ़ कर देना। मैं हैरत से उसकी तरफ देख रही थी, मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि ये वही है। उसके बाद हम एक साथ रहने लगे। मैंने खुदा का शुक्र अदा किया कि खुदा ने मुझे रुसवाई से बचा लिया, क्योंकि मैं किस मुंह से अपने भाई के घर जाती। मेरी सास ने मुझसे माफ़ी मांग ली, और कुछ अरसे बाद खुदा ने हमें बेटा दे दिया।